लिबरलिज्म, नव उदारवाद। अभी तक जो हमने आपको बता दिया है, पहला क्लासिकल लिबरलिज्म, यानी शास्त्रीय उदारवाद हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद सेकेंड फेज ऑफ लिबरलिज्म, दैट इज अ मॉडर्न आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद हमने देखा है। और ये तो स्पष्ट भी हो गया कैसे चीजें बदल रही हैं, कैसे परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के मूल कारण क्या है, ये भी आपको स्पष्ट है। तो चेंज क्लासिकल लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म, और फिर मॉडर्न से नियो, थर्ड फेज देखना है। और हमने पहले ही बता दिया, तो वैसे तो हमने दोनों फेज बता दिया। हम हमेशा बेसिक्स को ध्यान में रखते हैं और हर पार्ट को देखते हैं, लेकिन जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है उससे कंटेम्प्रेरी पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पार्ट्स। तो समकालीन पार्ट को हम ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन आप याद रखिए कभी भी क्लासिकल पार्ट को छोड़ते नहीं, क्योंकि पेपर सेटर अलग अलग जगहों के होते रहते हैं। यूपीएससी में ऐसा चीजों को चेंज करती रहती है, तो इस वजह से कई बार बड़ी परंपरागत चीजें भी पूछ ली जाती हैं, तो हम हर चीज को ध्यान रखते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वर्तमान पे, क्योंकि जो भी चीजें बदल जाती हैं वर्तमान में है उन पे एग्जामिनर का ध्यान ज्यादा होता है। तो नियो लिबरलिज्म क्या है, इसके पहले क्यों आया, ये आपको स्पष्ट है? अगर हम ये कहें कि कल हमने यही कारण बताया था कि व्हाट इज रीजन बिहाइंड द इमरजेंस ऑफ नियो लिबरलिज्म, तो फिर आपको याद दिला दें, पॉइंट्स आपको याद दिला दें कि नव उदारवाद के उत्पन्न होने के मूल कारण क्या है। व्हाट आर द बेसिक रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ नियो लिबरलिज्म? नव उदारवाद उत्पन्न होगा, इसका मूल कारण अगर देखा जाए, पहला कल्याणकारी राज्य की विफलता, द फेल्योर ऑफ वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य की विफलता। कल्याणकारी राज्य विफल हो गया, और आप याद रखिए जहां जहां कल्याणकारी राज्य अपनाया गया था वहां उसके बैकफायर आ गए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी खामी आई, देयर वाज इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। आज भी आप देख लीजिए, उसको बहुत सैद्धांतिक रूप में जिन लोगों ने बताया, बड़ी व्यवहारिक बात है। अब आप देख लीजिए कल्याणकारी राज्य की समस्या क्या होती है, अब किसानों को मुफ्त में 72,000 रुपए देंगे, ये तो दैट इज ए वेलफेयर स्टेट। कोई 6,000 रुपए दे रहा है, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में मेट्रो किराया। क्या इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है प्रोडक्शन मुफ्त में होता है क्या? बहुत सीधी, जो विद्वानों ने कहा ऐसा नहीं कि आपको बहुत दूर की बात समझनी है, जस्ट यू कैन फाइंड आउट। अब हाँ, जब लिखने की बात आती है थोड़ा सा हम एकेडमिक टर्म्स का यूज करते हैं, अदरवाइज बातें तो बड़ी स्पष्ट है। कल्याणकारी राज्य क्यों प्रॉब्लम में आता है, ये इंडिया को देख के भी समझा जा सकता है। इसलिए इंडिया में भी तो 91 के बाद नियो लिबरल पॉलिसी आई। हम भी तो आजादी के बाद ब्रिटिश मॉडल पे थे। वी हैव अडॉप्टेड दिस नियो लिबरल पॉलिसी आफ्टर 1991, और अब देखेंगे पूरी दुनिया में 91 के बाद नव उदारवाद का प्रभाव बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर नव उदारवाद का प्रभाव बढ़ा तो उसमें द बेसिक कॉज ऑफ डिफेक्ट इज अ प्रॉब्लम ऑफ वेलफेयर स्टेट। और आगे आपको बताएंगे इसी बात को तो हायक ने कहा जो हम सामान्य रूप में देख रहे हैं। तो जब विषय पढ़ने का तरीका होता है, किसी विषय को पढ़े उसको थोड़ा अपने से जोड़ के देखिए, तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अब किताबों तक थ्योरेटिकल तक रहेगा तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। आपने सुना भाई मेट्रो किराया मुफ्त में कर दिया जाएगा,
और आपको ये भी पता होगा भारतीय रेल घाटे में जाती है। भाई हमारे यहाँ कोई ट्रेवल एजेंसी चलाता है तो फायदे में जाता है, और जो इतना बड़ा रेल चल रहा है वो घाटे में जा रही है। भारतीय रेल घाटे में गई, ये सारे पब्लिक सेक्टर घाटे में गए। अच्छा, बीएसएनएल घाटे में है, एयरटेल क्यों? तो आप याद रखिए, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था को राज्य नियंत्रित करेगा तो फिर इसमें क्या होंगे, सारे डिसीजन पॉलिटिकली लिए जाएंगे पहला। जबकि आप देखेंगे, और कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी जो खामी आई, आप वितरण को जस्ट करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। आजकल एक नया शब्द आया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। भाई हर व्यक्ति यानी जो समाज में किस्ती है, अब देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द का प्रयोग आप किसी के लिए भी लगा सकते हैं। कई बार एग्जामिनर ऐसे से नए शब्द का प्रयोग कर देता है, बात पुराना विचार है, बस शब्द नया है। जब भी समाज में किसी चीज का समाज होता है तो किसी के पास संपत्ति है, किसी के पास पद है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोई ना कोई चीज तो ही है। समाज में हमेशा रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है जिन संसाधनों का हमने वितरण किया है उसको जरा फिर से नए आधार पे नए तरीके से वितरण किया जाए। दैट इज मीनिंग ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सा मतलब है कि लोगों को संसाधन कैसे दिया जाए, किस प्रकार से दिया जाए। दैट इज एसेंस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये वितरणकारी नीति का पार्ट है। जो बात ध्यान में रखने की है, वेलफेयर स्टेट प्रोडक्शन लगातार नीचे चला गया। और प्रोडक्शन लगातार नीचे क्यों किया गया? क्योंकि जब राज्य का नियंत्रण होगा अर्थव्यवस्था पे, तो आप देखेंगे जितनी राज्य के नियंत्रण वाली कंपनी से सब घाटे में गई। क्यों? नौकरी राजनीतिक आधार पर दी गई पहला, मॉडर्नाइजेशन नहीं किया गया दूसरा, इफिशियंसी नहीं लाई गई तीसरा। बस एक ही बात पे आपने ध्यान दिया, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन किसका? सोशल गुड्स का। डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में आपने प्रोडक्शन का बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख दी। इसीलिए वेलफेयर स्टेट इज नॉट ए गुड मेजर टू मैनेज द इकोनॉमी। अच्छा, ये बात अपने आप में कल्याणकारी राज्य पे सवाल उठाने का है। पहला तो अर्थव्यवस्था का प्रबंध ठीक नहीं होता। रेल का एग्जाम्पल लीजिए, दिल्ली सरकार के एग्जाम्पल लीजिए, संघ सरकार के एग्जाम्पल लीजिए। ये पहला डिफेक्ट आपको दिख जाएगा कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। दूसरी बात बहुत ध्यान से है, क्या समाज में सभी लोगों की आवश्यकताएं एक जैसी हैं? समाज में सभी लोगों की आवश्यकता एक जैसी है? पहला, समाज में सभी लोगों की परिस्थितियां एक जैसी हैं? नहीं है। आप जरा सोच के देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम दिल्ली में रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें या दिल्ली में हम सामाजिक न्याय लाना चाहें, तो दिल्ली में वेलफेयर करना चाहें, आप बताइए, हमारे पास कोई ऐसा तरीका बताइए कि दिल्ली में रहने वाले लोगों के वेलफेयर के लिए आप क्या तरीका बताएंगे? समस्या आती है, अगर कहेंगे हम वेलफेयर करेंगे, पहला महिलाओं के लिए मेट्रो किराया मुफ्त कर देंगे, उसमें वो महिलाएं भी आएंगी जो हो सकता है कि लाखों रुपए मंथली सैलरी पाती हो। अब ये कौन सा तरीका है? जब आप ये कहते हैं कि हम कोई भी चीज सब्सिडाइज करेंगे, जब कह रहे मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, तो सवाल यह है, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, क्या सभी को उसकी आवश्यकता है? क्या रेल किराए को आप बढ़ने नहीं दे रहे? और जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप में एयरलाइंस में महंगे महंगे किराए देकर सफर कर रहा है और रेल में उसका 1/10 खर्च कर रहा है, यानी अब किसका वेलफेयर कर रहे हैं? सवाल तो ये है। वेलफेयर का विचार ही अपने आप में दैट इज मैटर ऑफ डिस्प्यूट, क्योंकि समाज में सभी के हित एक जैसे नहीं है। अगर दिल्ली में पूछेंगे भाई वेलफेयर करना है, तो छात्रों से पूछा जाए तो क्या कहेंगे? भाई हमें नौकरी दो, हमारा सबसे बड़ा वेलफेयर यही है। और अगर नौकरी न दे पाए हो तो किसानों को अगर 72,000 रुपए दे रहे हो तो हमें भी कुछ दे ही दो, हमारा वेलफेयर ऐसे हो जाएगा। ट्रेडर से पूछा जाए, व्यापारियों से पूछा जाए, भाई ये बताओ आपका वेलफेयर कैसे होगा? तो भाई टैक्सेशन में थोड़ी रियायत दे दीजिए, हमारा वेलफेयर ऐसे हो जाएगा। किसानों का वेलफेयर अलग, छात्रों का वेलफेयर अलग, ट्रेडर्स का वेलफेयर अलग, महिलाओं का वेलफेयर अलग, पुरुषों का वेलफेयर अलग, बच्चों का वेलफेयर अलग।
किसका वेल हुआ और किसका फेयर हुआ? अजीब सी बात नहीं है आपको? दैट वॉज अ पॉइंट रेज बाय नन अदर देन हायक। और हायक ने कहा ये क्या है, ड्रामेबाजी हो रही है, वेलफेयर वेलफेयर। और एक खास बात है, आजादी के 70 साल बाद इससे गरीबी हट रही है, वेलफेयर हो रहा है दोस्तों। हो क्यों नहीं पाया? वेलफेयर होना था किसी और का, हो गया किसी और का। होना था आम जनता का, हो गया अधिकारियों का। अगर इस 70 साल के लोकतंत्र में किसी का वेलफेयर हुआ है, इंजीनियर का नंबर 1, दरोगा जी का नंबर 2, डीएम साहब का नंबर 3, सीएम साहब का नंबर 4, पीएम साहब का नंबर 5। जनता कहां गई दोस्तों? हम कहां गए? ये लिखे वेलफेयर हो रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला, वेलफेयर हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। अभी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल गया, ये पता ही नहीं किसको मिला, बस खुश। ओ माय गॉड, दीवानेपन की हद है दोस्तों। ये तार्किकता है, दीवानापन है? क्या होना चाहिए, दीवानापन या तार्किकता? सही, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप देख लीजिए, अब इसका मतलब है कल्याणकारी राज्य विफल हुआ। अब यही बात तो हैक ने कही, इसमें नया क्या कहा? इसलिए सच पूछिए, जब पहली बार मार्गरेट थैचर को ऐसा लगा, मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी, और मार्गरेट थैचर ने कहा, भाई मार्गरेट थैचर से पूछा गया, मैडम अब आप कैसा वेलफेयर करेंगे? मार्गरेट थैचर ने कहा, पहले ये बताओ मेरा कोई वेलफेयर कर दे। ये बताइए, राज्य लोगों का वेलफेयर करेगा? इस समय राज्य के वेलफेयर की आवश्यकता है। राज्य ही घाटे में जा रहा है, राज्य का कोई वेलफेयर करे? राज्य किसका वेलफेयर करेगा? अगर सोच के देखिए, नवीन पटनायक को आम जनता ने जिता दिया कि पटनायक जी हैं, तो पटनायक के पास फूटी कौड़ी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास आकर है, प्रधानमंत्री विशेष दर्जा दे दो, विशेष दर्जा। तिरुपति में गए पीएम जगन रेड्डी क्या करे? विशेष दर्जा, विशेष दर्जा। पीएम ने कहा, किसको किसको दे विशेष दर्जा, किसको दे विशेष दर्जा? ये बताइए, पैसा है ही नहीं है, कल्याण राज्य का करने की आवश्यकता है, लोगों का, राज्य का। राज्य के पास फूटी कौड़ी नहीं है। और मार्गरेट थैचर ने जब उसके बाद जब हायक को पढ़ा, मार्गरेट थैचर ने कहा, हायक महोदय आप कहां थे? हायक ने कहा, मैं तो मैडम 1944 लिख रहा था, मेरी तरफ किसी ने नजरें ही नहीं गड़ाई। और मार्गरेट थैचर ने कहा, थैंक्स मिस्टर हायक, यू हैड ओपन माई आईज, आपके कारण तो मेरी आंखें खुल गई। और तब तक हायक ने मैसेज किया रीगन को, अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ओ माय गॉड, दिस इज अ रियल फिलॉसफी, वेलफेयर स्टेट को डिसबैंड किया जाए। और देखेंगे बड़ा रिएक्शन आ गया वेलफेयर स्टेट के खिलाफ। पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम, पहला वेलफेयर स्टेट की पहली प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। अब इसी को हम विद्वानों की भाषा में लिखवा देंगे, बस बात यही है, तो समझ आप लीजिए। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, आर्थिक कुप्रबंध। दूसरी समस्या आई वेलफेयर स्टेट के नाम पर आजादी पर खतरा हो गया। लिबर्टी वॉज कर्टेल्ड, लिबर्टी वॉज इन डेंजर। स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। कल्याणकारी राज्य के नाम पर क्या हुआ? स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। कल भी हमने कारण बताया था, याद रखिए, कल्याणकारी राज्य दावा करता है कि वो सब कुछ करेगा। जब राज्य ही सब कुछ करेगा तो व्यक्ति को क्या करने की आवश्यकता होगी? और ये बात याद रखिए, इसलिए कभी भी भीख मांगने वाले को भीख नहीं देनी चाहिए। आप उसका भला नहीं कर रहे हैं, आप डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। आप उसको कह दीजिए, भाई चलो काम तुम कर देंगे। अगर उसका भला करना चाहते हैं, उसको काम दिलवा दीजिए।
आप भीख मत दीजिए। और हम जब बेरोजगारी भत्ता राज्य से लेते हैं, भीख है या नहीं है? ये सरकार ने क्या किया, 6,000 रुपए देकर भीख ही दे दिया। और कोई कह रहा हम ज्यादा भीख देंगे, 75,000 रुपए देंगे। अगर सोच के देखिए, काम देंगे या पैसा देंगे? ये आप देखिए, अगर आप पैसा आपने दे दिया, इसका मतलब है व्यक्ति में प्रोत्साहन, एडवेंचरस इनिशिएशन, ये सब आपने खत्म कर दिया। और एक बात याद रखिए, आजादी किस बात में इन्वॉल्व होती है? नया चिंतन रखिए, नए विचार रखिए, कुछ नया नया काम करने का प्रयास करिए, फिर तो आजादी है। हर चीज आप डिपेंडेंट हो जाइए, देन यू आर लूजिंग योर लिबर्टी। और कल्याणकारी राज्य के आने के बाद यही हुआ। इस वजह से कल्याणकारी राज्य में न केवल इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ, बल्कि आजादी खत्म हुई। और समस्या तब आ गई, तीसरी समस्या, इमरजेंस ऑफ फासिज्म, फांसीवाद का उदय। फांसीवाद का एक और भी नाम दिया जाता है टोटलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकारवाद, जिसे हमें अलग से पढ़ना भी है। फांसीवाद या सर्वाधिकारवाद का उदय, इमरजेंस ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। फांसीवाद का उदय या सर्वाधिकारवाद का उदय। अब देखेंगे फांसीवादियों ने क्या कहा, हम असली कल्याण करते हैं लोगों का। उदारवादियों ने कहा, है ये कल्याणकारी राज तो हमारा था। फांसीवादियों ने कहा, ना ना, तुम कम कल्याण करते हो, हम ज्यादा कल्याण करते हैं। फांसीवादियों ने कहा, तुम लोग कैसे कल्याण करते हो? तो फासिज्म ने कहा, देखो भाई, हम तो सब कुछ लोगों को देते हैं, हर व्यक्ति को। मुसोलिनी, हिटलर का नारा था, एक बार हम सत्ता में आ गए, हर व्यक्ति को काम मिलेगा, हर व्यक्ति को रोजगार, हर पेट को खाना। और यकीन मानिए, ऐसा लोगों को मिला। लेकिन मुसोलिनी का एक बात खत्म करना होगा, आजादी, अधिकार, चू चपड़ नहीं, जो मैं बोलूंगा वही करना होगा, बाकी मैं कल्याण कर दूंगा। उदारवादियों ने कहा, ना भाई, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, हमें आजादी नहीं छिनवाना है। मुसोलिनी का कल्याण चाहिए, आजादी, उनका कल्याण चाहिए, कल्याण हो गया। अब बताइए, अगर फांसीवाद भी कल्याणकारी राज्य, उदारवाद भी कल्याणकारी राज्य, तो सवाल है दोनों में अंतर क्या रहा? और उदारवादियों के सामने हेयक ने कहा, ये समस्या मुझे तब देखनी पड़ी। हेयक ने कहा, मैं किसी मीटिंग में गया और मुझे मेरा परिचय पूछा गया कि आप कौन है। हेयक ने कहा, मैं लिबरल। उनका अच्छा, कल्याणकारी राज्य के समर्थक। ना ना ना, ये अलग है, ये अलग है। उनका ना ना, अलग कैसे यार, मतलब उदारवाद का तो मतलब कल्याणकारी राज्य। अब सवाल है, और मामला तब घालमेल कर गया। मार्क्सवादियों ने कहा, ना, हम ज्यादा वेलफेयर करते हैं। मार्क्सिस्ट ने क्या कहा, हमारा वेलफेयर असली वेलफेयर है, हम तो पैदाइशी से वेलफेयर करने लगते हैं, पैदाइशी से। जब व्यक्ति पैदा हो गया, और जब तक, यानी मार्क्सिस्ट ने कहा असली वेलफेयर हम करते हैं। मार्क्सवाद हमें अलग से पढ़ना है, फांसीवाद अलग से पढ़ना है। लेकिन फांसीवाद ने कहा, और एक खास बात थी, फांसीवाद ये कहा करता था कि हम व्यक्ति को सारी आर्थिक आवश्यकताएं दे देंगे, और मार्क्सवादियों ने तो ऐसा बिल्कुल दे दिया। और सच मानिए, उदारवादियों ने तो वेलफेयर स्टेट में केवल कुछ चीजें बांटी थी, मार्क्सवादियों ने तो कहा कि नहीं, राज्य के अंतर्गत जमीन भी होगी, कंपनी होगी, फैक्ट्री होगी। मार्क्सवादियों ने कहा, भाई देखो, उदारवादी सही वेलफेयर नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, पूंजी पर नियंत्रण व्यक्तियों का होता है, पूंजीपतियों का होता है, इसलिए उसमें सही वेलफेयर नहीं होता। सही वेलफेयर कहां होगा? हमारे यहां सही वेलफेयर हमारे यहां होगा। इसे जो भी हमारे यहां आएगा उसका वेलफेयर हो जाएगा, ऐसा मार्क्सवादी मानते थे। अब ये बताइए, और मार्क्सवादी फांसीवादियों की एक बात समान थी, राज्य की शक्तियों को बढ़ा रहे थे, और राज्य की शक्तियों को बढ़ा रहे थे, दोनों में आजादी नहीं थी। लिबर्टी वॉज नॉट अवेलेबल इन बोथ।
किसी विचार में आजादी का विचार नहीं था, और जब उदारवाद, न आजादी का विचार था न संविधानवाद का विचार था। अब साफ तौर पे देखिए, वैसे हमें अलग पढ़ना है, उदारवाद का इसेंस क्या है? आजादी। उदारवाद का इसेंस क्या है? संविधानवाद। ये दोनों चीजें इसमें छीन ली गई। अब बताइए, ये उदारवाद के लिए समस्या थी या नहीं थी? इसलिए अब उदारवादियों को फिर से इसका रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ी। उदारवादियों ने कहा नहीं, और कुछ उदारवादी तो वेलफेयर स्टेट से इतने भड़क गए, उनका ना हम उदारवाद का नाम ही चेंज कर देंगे, न रहेगी बांस न बयाजी बांसुड़ी। हम उदारवादी अपने आप कहेंगे नहीं। क्या कहोगे? तो इन्होंने क्या कहा? उनका भाई उदारवाद हमें न कहा जाए, हमें लिबर्टेरियनिज्म कहा जाए, स्वेच्छातंत्रवादी कहा जाए, लिबर्टेरियनिज्म। तो नव उदारवादियों का एक और भी नाम है, लिबर्टेरियनिज्म या नियो लिबरलिज्म। या कभी कभी इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, नियो राइटिस्ट, नव दक्षिण पंथवाद, लिबर्टेरियनिज्म। अच्छा, नियो शब्द अमेरिकन इंग्लिश का शब्द है, ब्रिटेन में हमेशा NEW का प्रयोग है, न्यू। अमेरिकन से किस शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया है? NEO, नियो। जैसे आप देखेंगे अमेरिकन इंग्लिश के अलग मतलब होते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में अब कलर के अनुवाद देखेंगे, स्पेलिंग देखेंगे, उसके अलग मतलब आएंगे। अमेरिकन से उसका अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पहले ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा, अच्छा ब्रिटिश इंग्लिश में कई बार थोड़ा सम्मान था, तहजीब थी, तो ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा सिखाया था कि मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं? अमेरिकन कहते कैन आई कम। तहजीब उसमें नहीं है। ब्रिटिशर्स में तहजीब थी, अमेरिकन में नहीं है। अमेरिकन सीधी बात बोलते हैं। अच्छा, किसी अमेरिकन बच्चे से कभी कुछ पूछेंगे तो सीधा जवाब यस या नो, संकोच नहीं करता हो, यस बोलेगा नो बोलेगा। अच्छा, हम थोड़ा सोचते हैं क्या बोले यार, उसको हर्ट न कर जाए। अमेरिकन टेंडेंसी पला नहीं होता, तो लैंग्वेज भी ऐसी होती है। तो नियो राइटिस्ट या न्यू राइटिस्ट, ये भी शब्द का प्रयोग करते हैं। नव दक्षिण पंथवाद, याद रखिए रूढ़िवाद का एक और भी नाम है दक्षिण पंथवाद। कंजर्वेटिज्म कहिए, रूढ़िवाद का एक नया नाम क्या है? राइटिस्ट। उदारवादियों का, अच्छा जिसे कहते हैं रूढ़िवाद या कंजर्वेटिव या राइटिस्ट, जो भी रूढ़िवादी होता है या राइटिस्ट होता है, एक तो नकारात्मक मतलब है कि दे आर नॉट लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट कौन है? समाजवादी। लेफ्टिस्ट कौन है? रेवोल्यूशन चेंज करने वाला। हु इज लेफ्टिस्ट? बिलीव इन इक्वालिटी। राइटिस्ट कौन है? परंपरा की बात करने वाला, प्रथा की बात करने वाला। ये उसका कल्चरल मीनिंग है। राइटिस्ट का कल्चरल पार्ट है परंपरा की बात करना, प्रथा की बात करना। राइटिस्ट का इकोनॉमिक मतलब है मार्केट इकोनॉमी की बात करना। राइटिस्ट के दोनों मतलब है, रूढ़िवाद के दोनों मतलब है। सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में रूढ़िवादी क्या मानते हैं? समाज में विषमता ठीक है, परंपराएं अच्छी हैं, प्रथाएं अच्छी हैं। और रूढ़िवादी कहते हैं कि व्यक्ति के विवेक के बजाय सामाजिक परंपराओं में एक सामूहिक विवेक होता है। लेकिन उनका आर्थिक मतलब है मार्केट इकोनॉमी, इसलिए इन्हें न्यू राइटिस्ट भी कहा जाता है। भाई राइटिस्ट की बात, दक्षिण पंथ की बात आज से थोड़े है। दक्षिण पंथ के खिलाफ, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ ही तो उदारवाद आया था, या उदारवाद के बहुत बड़े विरोधी रूढ़िवादी थे। लेकिन एक नए रूप में जब आया, नाम एक ही है, लिबर्टेरियंस कहिए, नियो लिबरल्स कहिए या नियो राइटिस्ट कहिए। और नियो राइटिस्ट की एक ही बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि लिखने की बात अगर हम करें, ये सीधे सकारात्मक उदारवादियों का विरोध करते हैं और क्लासिकल लिबरल्स को फिर चला देते हैं। एक ही बात तो है। क्लासिकल लिबरल्स को इन्होंने रिवाइव कर दिया, केवल नाम अलग अलग है, इनके नाम फर्क है। तो इन्होंने कहा क्या? अब न्यू लिबरल्स ने कहा क्या? पहला,
तो राइटिस्ट का फिर मतलब आपको बता दें, दक्षिण पंथ का मतलब होता है सामाजिक मतलब, जो परंपरा प्रथा कल्चर को माने, आर्थिक मतलब जो बाजारवाद को माने। क्योंकि याद रखिए, लेफ्टिस्ट का मतलब समाजवादी, लेफ्टिस्ट बाजारवाद को नहीं मानता, राइटिस्ट मार्केट इकोनॉमी को मानता है। तो पहला। अब नव उदारवादियों ने कहा क्या? पहला हायक। हायक ने अपनी किताब द रोड टू सर्फडम SERFDOM, हायक ने अपनी किताब, ये 44 में लिखी गई, हायक ने अपनी किताब द रोड टू सर्फडम में कल्याणकारी राज्य की कड़ी आलोचना किया। हायक वॉज a major critic of the welfare state, अपने किताब द रोड टू सर्फडम में कल्याणकारी राज्य की कड़ी आलोचना की, और उनके अनुसार कल्याणकारी राज्य के नाम पर कल्याणकारी राज्य के नाम पर सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। On the name of welfare state, we are promoting the totalitarianism. कल्याणकारी राज्य के नाम पर सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। द रोड टू सर्फडम, सर्फडम का मतलब होता है दासता, और दासता का मतलब क्या होता है? आजादी खो देना। दासता का मतलब क्या है? गुलामी। तो ये कौन सा रास्ता है, कौन सा ऐसा हाईवे है जो गुलामी का हाईवे है? कौन सा ऐसा रास्ता है, दासता का रास्ता है? वो क्या है? कल्याणकारी राज्य। क्योंकि याद रखिए, एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे, हायक से पूछा गया, यार कल्याणकारी राज्य दासता की तरफ कैसे बढ़ेगा? उनका बढ़ेगा क्योंकि कल्याणकारी राज्य में भी राज्य सब कुछ करता है, और फासिज्म और मार्क्सिज्म में भी राज्य सब कुछ करता है। यानी कल्याणकारी राज्य आगे किधर बढ़ रहा है? यहां। उनका दासता का मार्ग कौन है? फांसीवाद और मार्क्सवाद। और आप याद रखिए, कोई अमेरिकन कभी भी फासिज्म और मार्क्सिज्म को स्वीकार नहीं करेगा। कोई लिबरल्स स्वतंत्रता को लूटते हुए देख नहीं सकता। और हायक ने कहा हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। डेंजर तो ऐसा दिख रहा था भाई। सीधी सी बात है, दोनों की फिलॉसफी क्या है उससे फर्क नहीं है। दोनों की फिलॉसफी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हम आगे फासिज्म पढ़ेंगे। फासिज्म नेशन को मानता है, लिबर उदारवाद व्यक्ति को मानता है, आजादी को मानता है। मार्क्सिज्म क्लास को मानता है, उदारवाद आजादी को मानता है। थ्योरेटिकल बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो राज्य आया वो तो एक ही जैसा हो गया। ये भी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, आवास, पैसा सब कुछ बांट रहा है, ये भी वही काम कर रहा है। तो लोगों को सिद्धांत पता होता है, व्यवहार। और कल्याणकारी राज्य की लोकप्रियता इतनी बढ़ने लगी कि राज्य विवश हो गया उसी दिशा में आगे जाने पर। आजादी खिसकेगी। अच्छा, खास बात ये भी देखिए, ऐसा आपको नहीं लगता कल्याणकारी राज्य के नाम पे प्रतिभाशाली लोगों को हतोत्साहित किया जाता है? किया जाता है कि नहीं किया जाता है? आपको बहुत साफ एक एग्जाम्पल बता दें। आपको कई बार ऐसा दिखता होगा, व्हाई सिंगापुर इज बेस्ट कंट्री फॉर डूइंग बिजनेस, व्हाई यूएई इज बेस्ट कंट्री फॉर डूइंग बिजनेस, एंड व्हाई अमेरिका। ये बात आपको जान के हैरानी होगी, इन्फोसिस, काम करने वाला भारतीय,
कंपनी का मालिक भारतीय, फिर ये कंपनी अमेरिका में। कमाल नहीं हो गया? ये सुनकर टीसीएस, काम करने वाले इंडियन, कंपनी का ओनर इंडियन, कंपनी अमेरिका में। समझ में आ रही बात नहीं? अजीब सा दिखने में लगता है। इसे आपको याद दिला दे क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारे यहां कोई इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो सरकार क्या कहेगी, 30% टैक्स दे दो, 100 रुपए आप कमाएंगे। यानी आपको जेब से कोई रोज आके 30 रुपए ले ले 100 रुपए में, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा ये बताइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होना चाहिए क्या? लोग कहते हैं ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। नो मनी इज ब्लैक, ईच एंड एवरी मनी इज ग्रीन। इसका सीधा सा मतलब है, ज्यादा कमाएंगे, रोज जो सरकार आके मचमच करेगी। विजय मल्ला देखे, प्रतिभाशाली व्यक्ति भाग गया। सरकार का ये चोर था। अरे चोर क्या था, सब उसने यहां इंडस्ट्री लगाई, सब बनाई, और आप उसके पीछे डंडा लेके पड़ गए। आपकी पॉलिसी इतनी बेकार, सारी इंडस्ट्री घाटे में जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सारी एविएशन कंपनी इंडिया में बार बार घाटे में जा रही है। याद रखिए, टैक्सेशन 1% होना चाहिए, 1%, मैक्सिमम 5। वो यूनिफॉर्मल यूए में जाके बिजनेस करिए, 1% टैक्स दीजिए, मजे से रहिए। 100 रुपए में 1 रुपए देना बिल्कुल नहीं खलेगा। 30 रुपए दे, कैसे हम दे देंगे यार 30 रुपए? उसके बाद क्या कहेंगे? टैक्स की चोरी करते हो। ये देखो, अब रात दिन हम कमाए, रात दिन हम मेहनत करें, उसके बाद हम चोरी कर रहे हैं। इसलिए अच्छा क्या है? कुछ न करना। अच्छा क्या है? कुछ न करना। करने में फजिए थे दोस्तों। कल्याणकारी राज्य ने यही सिद्धांत बताया। यानी कल्याण किसका होगा? जो नहीं कमाएगा, और जो कमाएगा सरकार चढ़ी रहेगी, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, ये लो भैया पैसा दो। सचिन तेंदुलकर ने फेरारी मंगाई, इनकम टैक्स लोग पहुंच गए, कैसे? पैसा दो, पैसा दो, अरे ये लो, पीछे पड़ गए यार। 1% टैक्स लो, 2% टैक्स लो। इसे याद रखिए, जहां न उदारवाद है, बिजनेस वहीं बढ़ेगा। भारत में इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा है? हमारे यहां सारा इन्वेस्टर भाग जा रहा है यूएई, सिंगापुर, यूएस। थैंक्स टू वेलफेयर स्टेट एंड थैंक्स टू केजरीवाल, स्पेशल थैंक्स टू मोदी। सब लोगों ने दोस्त क्या कर दिया? यही तो है कि नहीं कहा, बढ़ जाओ उधर, जाओ कल्याण कर लो। अरे आजादी भी कोई चीज होती है कि नहीं? लिखने की बात दोस्तों, क्या लिखा आपने? हाँ, सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि कल्याणकारी राज्य के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता को हतोत्साहित किया जा रहा है। लिबर्टी, ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिवनेस ऑफ इंडिविजुअल इज डिमोरलाइज्ड। व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता को हतोत्साहित किया जा रहा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को हतोत्साहित किया जा रहा है जो उदारवादी विचार का विरोधी है, विच गोज अगेंस्ट द बेसिक टीनेट्स ऑफ लिबरल थॉट। जो उदारवादी विचार का विरोधी है, जो उदारवादी विचार का पूर्णतः विरोधी है। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो एक से पूछेगा, अच्छा आप बताओ फिर राज्य अगर कल्याणकारी नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अगला पॉइंट,
तो मुझसे पूछा कल्याणकारी राज्य नहीं होना चाहिए तो होना कैसा चाहिए, तो उन्होंने बताया अगला पॉइंट, उन्हीं के अनुसार राज्य न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम स्टेट। बेसिक, अच्छा जो बेसिक टर्म है उसको बल्कि जो हिंदी में लिखेंगे वो भी मिनिमम स्टेट ही लिखेंगे, न्यूनतम राज्य के बजाय मिनिमम लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अंडरलाइन कर दीजिए देवनागरी लिपि में लिख के, कि जो फिलोसफर के की टर्म्स है उसको हमेशा हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। मिनिमम स्टेट या मिनिमल स्टेट, मिनिमल। मिनिमल स्टेट। अब सवाल है कि मिनिमल स्टेट क्या है, कुछ भी नया नहीं है। जिसे क्लासिकल उदारवादियों ने पुलिस राज्य कहा था, रात्रि प्रहरी राज्य कहा था, उसी को नव उदारवादियों ने क्या नाम बदल दिया, मिनिमल स्टेट। जिसके अनुसार राज्य के द्वारा केवल पुलिस और सेना के कार्यों का संचालन होना चाहिए। States should only manage the police and army. राज्य के द्वारा केवल पुलिस एवं सेना के कार्यों का संचालन होना चाहिए। राज्य के द्वारा केवल पुलिस और सेना के कार्यों का संचालन होना चाहिए। अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य का कार्य नहीं है। The management of economy is not the domain of state. अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य का दायित्व नहीं है, अपितु उन्होंने बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। He supported the principle of market economy. उन्होंने बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और इसे सर्वाधिक कुशल माना। और स्वतंत्रता के अनुकूल भी कहा। He also said that its most efficient form of management of economy, ये अर्थव्यवस्था के संचालन का सबसे बेहतर तरीका है, कुशल तरीका है, जहां व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होगी, where individual can enjoy the maximum liberty. जहां व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होगी और व्यक्ति अपने जीवन का चयन का निर्धारण करेगा। If an individual will decide his own destiny, his own choice, व्यक्ति अपने चयन का, जीवन का निर्धारण करेगा।
एक खास बात आप देखेंगे। अब देखिए शब्दों का तो अंतर है, आपको नहीं तक पूरे शास्त्रीय उदारवाद की बात फिर से रिपीट कर दी जा रही है। बस क्लासिकल लिबरल्स भी मार्केट इकोनॉमी को मानते थे, भी मार्केट इकोनॉमी को मानते हैं। क्लासिकल लिबरल्स भी व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं, भी व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं। और मिनिमल स्टेट का सीधा सा मतलब होता है व्यक्ति पहले आएगा, समाज नहीं। और व्यक्ति की चॉइस क्या है, व्यक्ति की प्राथमिकता क्या है, दैट विल नेवर बी डिक्टेटेड बाय द स्टेट एंड गवर्नमेंट। व्यक्ति की प्राथमिकता क्या है वो खुद करेगा। अब मिनिमल स्टेट का मतलब है, हो सकता है कोई चॉइस करे कि उसे विवाह करना है, कोई चॉइस करे विवाह नहीं करना है, आपकी मर्जी है। इसमें राज्य का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। राज्य किसी मामले में बिल्कुल इंटरफेयर करेगा ही नहीं। इसका मतलब है स्टेट विल मोर वर्क लाइक एन अंपायर। राज्य कब इंटरफेयर करेगा, जब एक व्यक्ति दूसरे के आजादी में हस्तक्षेप करेगा। राज्य कब इंटरफेयर करेगा, जब हम स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किसी दूसरे व्यक्ति करेंगे। राज्य कभी भी आपको ये नहीं बताएगा आपके लिए क्या करना है। यू आर फ्री, आप टैटू बनाओ, पढ़ने जाओ, कलाकार बन जाओ, पूरी दुनिया घूमो, होमोसेक्सुअल हो जाओ, राज्य से कोई मतलब नहीं। दैट इज नोशन ऑफ मिनिमल स्टेट। फ्री हैं आप। अब आप देखेंगे बात बहुत सिंपल सी है, यही तो क्लासिकल लिबरल्स ने की थी। अच्छा, शब्द का फर्क है, कॉन्सेप्ट का फर्क है, शब्द का फर्क है। तो हेक ने ये नहीं कहा पुलिस स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट, अदरवाइज सारी बातें नकल हो जाती। तो नया शब्द का यूज कर दिया मिनिमल स्टेट। या न्यूट्रल राज्य कैसा होगा, न्यूट्रल, तटस्थ राज्य। तटस्थ किससे, जीवन शैली से, लोगों के मूल्यों से, लोगों के विचारों से। ये आपकी मर्जी है क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या अपना रहे हैं। न्यूट्रल स्टेट। अब बताइए, अब कोई 70 साल की उम्र में विवाह कर ले तो राज्य जाएगा उसे पूछने, न्यूट्रल, न्यूट्रल स्टेट। अब कोई वैलेंटाइन डे मना रहा है तो राज्य को पूछने जाना नहीं चाहिए, न्यूट्रल स्टेट। अब उसका अपनी मर्जी है। इसलिए सीधी सी बात है, अगर न्यूट्रल स्टेट का मतलब, मिनिमल स्टेट का मतलब राज्य का दायरा सीमित होगा, और राज्य का दायरा सीमित होगा तो आजादी अधिकतम होगी। सिंपल फार्मूला ये। तो हेक ने पूरे वेलफेयर स्टेट को रिवर्स कर दिया। उनका नहीं, वेलफेयर स्टेट को रिवर्स कर दिया। इसीलिए नव उदारवादी ने एक और बात कही, रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। अगला पॉइंट, इसको आप देवनागरी लिपि में लिख लीजिएगा। अब इसको हिंदी में लिखें तो राज्य को पीछे करना, ये अच्छा शब्द नहीं है, रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। हेयक ने रोलिंग बैक ऑफ स्टेट का नारा दिया। जिसका अभिप्राय है कि राज्य कल्याणकारी दायित्वों से, राज्य अपने कल्याणकारी दायित्वों से मुक्त होगा। कल्याणकारी दायित्वों से मुक्त होगा। और उन्होंने कल्याणकारी राज्य की और आलोचना करते हुए कहा, he further criticized the concept of welfare state. उन्होंने कल्याणकारी राज्य की और आलोचना करते हुए कहा कि
और न्याय मृग मरीचिका है। इट इज मिराज, इंग्लिश में कहा जाता है मिराज। कल्याण और न्याय मरीचिका है। मृग मरीचिका का मतलब है जो आभास होती है, दिखती नहीं। राजस्थान वाले खूब देखे होंगे। मतलब मृग मरीचिका कैसी होती है? मतलब मृग का मतलब होता है हिरन। हिरन रेत में जब दौड़ता है जिसको हर जगह जो पानी जैसा दिखता है, होता नहीं, और उसी चक्कर में जान गंवा देता है पानी की तलाश में। इट्स सोशल मिराज। तो बल्कि हायक ने किताब ली, मिराज, कल्याण जैसी कोई चीज है नहीं, न्याय जैसा कोई विचार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कल्याणकारी राज्य के नाम पर राज्य और नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि होती है। वेलफेयर स्टेट ओनली प्रमोट्स द पावर ऑफ स्टेट एंड ब्यूरोक्रेसी। कल्याणकारी राज्य के नाम पर नौकरशाही की शक्तियां बढ़ती हैं, राज्य की शक्तियां बढ़ती हैं, और आम लोगों का कल्याण नहीं होता। इट हैज नथिंग टू डू विद द वेलफेयर और द मासेस। आम लोगों का कल्याण नहीं होता क्योंकि समाज में सभी की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। Because the need and the demand of people is not same in society. समाज में सभी की आवश्यकताएं अलग अलग है। अच्छा, आपके इस तस्वीर पर आपको ऐसा लगता होगा इसका सीधा सा मतलब है नव उदारवादियों की पिक्चर बनाई जाए, फिर से आजादी को केंद्र में रखेंगे, समुदाय के बजाय व्यक्ति को महत्व देंगे। क्योंकि ये कहते हैं समुदाय जैसी कोई चीज तो होती नहीं, हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग, इच्छा अलग है, कल्याण आप किसका करेंगे? और कल्याणकारी नाम पर एक ही काम होता है, और कल्याणकारी नाम पे नौकरशाही की शक्तियां बढ़ती हैं, राज्य की शक्तियां बढ़ती हैं। आपको लगे अरे ये बड़ा अमानवीय आदमी है, इसका में कोई समाज में गरीब हो जाए, अपंग हो जाए, उसके लिए क्या किया जाए? हेक ने बात कही है। देखिए, हेक ने तो कहा है कल्याणकारी राज्य एक सिद्धांत खिलाफ है कि इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसके भी सिद्धांत खिलाफ है। क्यों? कल्याणकारी राज्य में जो काम नहीं करता उसको वेलफेयर फैसिलिटी मिलती है, और जो काम करता है उसे लिया जाता है। इन लोगों से पूछा गया, अच्छा ये बताओ क्या राज्य टैक्सेशन करना नहीं चाहिए? टैक्सेशन करो उतना जितना पुलिस और मिलिट्री के लिए आवश्यक हो। फिर वही बात कर देंगे, तो फिर कहेंगे भाई लोगों का भला कैसे होगा? आपको ये तस्वीर देख के यार नव उदारवादी तो पूंजीवादी हो गए, ये तो पूंजीवादी हो गए, ये तो व्यक्ति की बात ही नहीं करते, मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, इसे समाज के भला कैसे होगा? बड़ा ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का विचार आ रहा है। ऐसा नहीं है। हेक ने कहा है समाज में दो चीजों में अंतर, आप समझिए, समाज में दो चीजों में अंतर समझिए। अच्छा ये बताइए, अब कोई बेरोजगार हो जाए उसके लिए कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? कौन? ओ, राज्य उत्तरदायी हो। दैट्स गुड आइडिया। अरे देखो मजाक कर रहे हैं, मैं उत्तरदायी हूं। अब सवाल बहुत साफ है, सवाल बहुत साफ है। अब आपका, अच्छा कई बार हम न्यूज में देखते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर खंबे पे चढ़ गए जान देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भाई हमें नौकरी दो। ये बताओ होम्योपैथिक कोर्स सरकार से पूछ किया था? कई बार देखते हैं बीएड करने वाले लोग खंबे पे चढ़े कूदेंगे। सोले ने जब से टंकी पे चढ़ाई की दोस्तों धर्मेंद्र ने, तब से लोग जितने टावर बन गए उस पे लोग चढ़ जाते हैं। कोई बात, अभी तो फिल टावर पे एक आदमी चढ़ गया था। अब सवाल है कि कूदेंगे क्यों?
बीएड करने के बाद हमें नौकरी नहीं मिली, सरकार ने कहा था बीएड कर लो। कमाल की बात है। जो भी बेरोजगार हो जाए, जिसको नौकरी न मिले, जिसकी शादी न हो, जिसके बच्चे पढ़े लिखे न, कौन रिस्पॉन्सिबल है? राज्य। कमाल की बात हो गई यार। राज्य उत्तरदायी है या खुद हम उत्तरदायी हैं? राज्य उत्तरदायी होगा। एक बात याद रखिए, इसे हेक ने कहा कि देखिए, जब कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है तो आजकल दो चीजों में बड़ा कंफ्यूजन कर दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य की जब बात की जाती है तो उन्होंने कहा देखिए, दो चीज में अंतर आप समझिए। पहला क्या है? अन्याय, इनजस्टिस। एक है अन्याय, दूसरा है मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य। एक अन्याय है, दूसरा दुर्भाग्य है। तो समाज में आप किसको दूर करना चाहते हैं, अन्याय को या दुर्भाग्य को? अच्छा, दोनों में कोई अंतर होता है क्या? अगला पॉइंट, हेयक ने कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हुए while criticizing the notion of welfare state, हेयक ने कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हुए अन्याय और दुर्भाग्य के बीच अंतर स्थापित किया। अन्याय और दुर्भाग्य के बीच अंतर स्थापित किया और उनके अनुसार समाज में अन्याय नहीं होना चाहिए। He never supported injustice, समाज में अन्याय नहीं होना चाहिए और जिनके विरुद्ध अन्याय हुआ है उन्हें विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। Any person who is subject to discrimination, exploitation, they are entitled to get some special treatment. जिनके साथ शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। परंतु समाज में जो वंचित हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, परंतु अपनी उदासीनता और लापरवाही के कारण पिछड़ गए। अपनी उदासीनता और लापरवाही के कारण पिछड़ गए। वे कल्याणकारी सुविधाओं के अधिकार की मांग नहीं कर सकते या वे मूलभूत सुविधाओं की मांग नहीं कर सकते।
मूलभूत सुविधाओं की मांग नहीं कर सकते। इसका मतलब उनका कहना है कि भाई जो एनी पर्सन जो भी गरीब है, समाज में वंचित है, उनको राज्य के द्वारा हो सकता है कुछ चीजें दे दी जाएं, लेकिन वो उनका अधिकार नहीं होगा कि वो अधिकार से मांगेंगे हमें रोजगार दीजिए ही। ये आपका अधिकार नहीं है। हाँ, राज्य आपके दुर्भाग्य पर तरस अगर उसको आ गया और राज्य को लगता है कि ऐसा हमें कर देना चाहिए तो हम ऐसा कर देंगे। और इसीलिए याद रखिए, नव उदारवादी विचारक संपत्ति के समर्थक होंगे या नहीं होंगे। जो व्यक्ति की आजादी की बात करेगा, मार्केट इकोनॉमी की बात करेगा, इसका मतलब वो मानेगा कि व्यक्ति को असीमित संपत्ति संग्रहित करने का अधिकार है, वैसा मानेगा। और जो इन पूरे विचार का समर्थन करेगा वो निश्चित तौर पर व्यक्ति की आजादी का समर्थन करेगा। अच्छा, अब आपसे कॉन्सेप्ट पूछे, क्या नव उदारवादी संविधानवाद को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? उदारवादी इस आधार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमने कहा उदारवाद का जो बेसिक फिलोसफी है वो एक ही है, व्यक्ति अपना अच्छा बुरा जानता है, ये चेंज कभी नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, ये चेंज कभी नहीं हुआ। कैपिटलिज्म कभी रेगुलेट किया जा रहा, कभी छोड़ दिया गया, कभी रेगुलेट किया, कभी छोड़ दिया गया। इसलिए हायक जैसे लोगों ने साफ तौर पे बात कह दी कि नहीं भाई देखिए, राज्य के लिमिटेड दायित्व है और आप ये चयन कर लीजिए, अगर आप वेलफेयर स्टेट चाहते हैं तो वेलफेयर तो नहीं होगा, पक्का है, फांसीवाद आ जाएगा, ये भी पक्का है। तो दोनों में कुछ भी मिलेगा नहीं, इसके चक्कर में आप आजादी को गंवा बैठेंगे। लेकिन आजादी है, अधिकार है, तो अपने आप में वेलफेयर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? राइट, लिबर्टी। Liberty and welfare is more important than liberty and right is more important than welfare. बस अगला पॉइंट लिख लीजिए। नव उदारवादियों ने कहा कि आजादी और अधिकार कल्याण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट एंड लिबर्टी इज प्रायर टू गुड। आजादी और अधिकार कल्याण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, नव उदारवादी के लिए स्पेशल शब्द का प्रयोग किया, इंग्लिश में से कहा जाए राइट इज प्रायर टू गुड। अच्छा, कल्याण को इंग्लिश में कई बार गुड के नाम से ही बोला जाता है कि अच्छाई क्या है, शुभ क्या है। वो तो हिंदी में क्या है, शुभ भाई सीधी सी है, अधिकार है, स्वतंत्रता है। अच्छा, अधिकार और स्वतंत्रता के मायने तो एक ही है भाई, बोलने की आजादी है, सबके लिए जैसी है। कल्याण के मायने लोगों से अलग अलग होते जाएंगे, इसीलिए आप किसको प्राथमिकता में रखेंगे? अधिकार। और अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं, समाज को नहीं। अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं, ये बात हेग ने कह दी। अच्छा, हेग ने कहा और ये लागू कब हुआ? हेग ने थ्योरी दे दी नव उदारवाद की और दी थी 44 में, और हेग के बाद में कुछ और भी लोग आ गए। अच्छा, लागू होने से पहले जरा हेग के अलावा एक दो और लोगों के नाम आपको बता दें। हेग के अलावा 74 में एक और विचारक आ गया, 1974। अच्छा, कई बार आपके मन में उलझन होती है, सर हर बात में किताब भी किताब का भी लिखना जरूरी क्या है? नहीं भी लिख सकते हैं, लिख देंगे, नुकसान नहीं होगा भाई। इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, प्रोफेसर रेफरेंस देखने का आदी होता है। मैं और यही बात मार्क्स ज्यादा लेने का तरीका है। अगर आप हर बात अपने शब्दों में कह देंगे उससे प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। अगर विश्लेषण के साथ आप लगातार रेफरेंस देंगे, कुछ फैक्ट देंगे, मार्क्स आपको अपने आप ज्यादा मिल जाएगा। ज्यादा नहीं, मैक्सिमम मिल जाएगा। ये तरीका है। पिछले जैसे में कई बार, अब जो व्यक्ति लिख रहा है, अगला है लॉजिक। अब पहला विचारक के नाम लिख देने का फर्क होता है। अगर हमने स्कॉलर के नाम के साथ किताब भी लिख दिया, समझ कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा है, कब लिख रहा है। लॉजिक ने अपनी किताब लिखी, स्टेट, एनार्की,
एंड यूटोपिया। कोई गड़बड़ है क्या? किस स्मेल आ रही है? मार्कर टाइप स्मेल आ रही है। यही कल्याणकारी राज्य का दुष्परिणाम है। अजीब सी स्मेल आ रही है ना? गैस की तो नहीं, क्या है कुछ ऐसा लग रहा है? क्या? किसकी स्मेल है? देखो क्या स्मेल जैसी कुछ आ रही है। अच्छा अगला, स्टेट, एनार्की एंड यूटोपिया। लॉजिक लिखते हुए कहा